नमस्कार, आप देख रहे हैं खास पेशकश मोदी एट 75 और मैं हूं अंजलि भंडारी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ये वो नाम है जिसने स्वयं सेवक से लेकर प्रधान सेवक तक का सफर तय किया, जिसने बचपन में चाय बेची तो अब देश ही नहीं विदेशों में भी अपने नेतृत्व क्षमता का लोहा मनवाया है। दुनिया भर में हिंदुस्तान की आन बान और शान बढ़ाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्म दिवस को लेकर दुनिया भर से बधाइयों का सिलसिला जारी है। ऐसे में पीएम मोदी के जन्मदिन को खास बनाते हुए देश भर के तमाम नेता उनके व्यक्तित्व और नेतृत्व क्षमता को अपने अपने शब्दों में कैसे बयां कर रहे हैं, देखिए इस खास रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके जन्मदिन के मौके पर देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के ताकतवर देशों के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की तरफ से भी बधाई संदेश आ रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर उनके व्यक्तित्व और उनके जीवन से जुड़े कई किस्सों का जिक्र किया। आइए उन्हीं नेताओं की जुबानी जानते हैं आखिर कैसा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व। एक बार मैं उनके साथ अहमदाबाद से राजकोट जाता था तो 8:30 हो गए। मोदी जी आमतौर पर कार्यकर्ता के घर पर उस वक्त भोजन करते थे, मगर अचानक ही एक हमारे कार्यकर्ता का ढाबा है सूर्य नगर में, वहाँ पर गाड़ी रोका और जाकर खाने बैठे। मैं मनोमन बोला चलो भाई अच्छा हो गया, इनको भूख भी लगी तो हमें भी आज खाना मिल जाएगा। मैंने देखा उन्होंने कुछ फल और वेफर जैसा कुछ खाया थोड़ा, और मैंने पेट भरकर खा लिया। फिर रात को मैंने सोचा कि इन्होंने तो खाया ही नहीं, तो गाड़ी किसके लिए खड़ा रहा? गाड़ी साथी कार्यकर्ता के लिए खड़ा रहा। इस प्रकार से कई सारे कार्यकर्ताओं के जीवन में बोले बगैर ढेर सारी चीजों को उन्होंने सिखाया है। किसानों के इश्यूज आए, सर्विस करने वालों के इश्यूज आए, सिक्योरिटी का इशू आया, यूथ का इशू आया, बहुत से इश्यूज हमारे पास इकट्ठे हो गए। दूसरी बात, हमारी क्वालिटी ऑफ डिबेट, और मुझसे पूछा भी कि वो तो ठीक है, तुमको कैसा तजुर्बा मिला? मैंने कहा बहुत तजुर्बा मिला, एक बहुत बड़ी ताकत मिली, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिली। अखबार से पढ़ी हुई इंफॉर्मेशन और व्यक्ति से पढ़ी जानी हुई इंफॉर्मेशन में जमीन आसमान का अंतर होता है। रेगुलर कांटेक्ट पॉइंट बन गया, उनको हम कुछ भी बोलना हो तो हमको। तो मैंने देखा कि उसके बाद एक साल के अंदर विपक्ष के नेतृत्व का और भारतीय जनता पार्टी के रेलेवेंस बहुत तीव्र गति से बढ़ा। मेरे प्रधानमंत्री जी और मेरे पिता के रिश्ते बहुत खूबसूरत रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी मेरे पिता को हमेशा वो प्यार, आदर, सम्मान देने का काम किया। प्रधानमंत्री जी ने मेरा ध्यान हमेशा रखा, बट हाँ, एक परिवार के सदस्य की तरह जिस तरीके से उन्होंने तब मेरे परिवार का ध्यान रखा जब मेरे पिता अस्पताल में थे। ये वो दौर था जब प्रधानमंत्री जी के साथ एक नया और खूबसूरत रिश्ता और एक गहरा रिश्ता हम दोनों का बना। सोचिए, देश का एक प्रधानमंत्री दिन में 2-2 बार आपको फ़ोन करता, और डायरेक्टली वो आपको फ़ोन करते हैं। ऐसा भी नहीं कि वो किसी को बोलते हैं फ़ोन लगाने के लिए। सुबह 8:30 बजे, मतलब बिना समय आगे पीछे हुए, रोज़ सुबह 8:30 बजे उनका डायरेक्टली मेरे मोबाइल पर फ़ोन आता था। ना सिर्फ मेरे पिता का हालचाल वो जानते थे, बल्कि डॉक्टर्स क्या क्या सजेस्ट कर रहे हैं वो फीडबैक लेकर वो मुझे बताते थे, सेकेंड ओपिनियंस लेकर। चेन्नई के डॉक्टर से बात करनी हो, एम्स के डॉक्टर से बात करनी हो, सारे डॉक्टरों से बातचीत कर कर उनकी क्या राय है वो जानकारी वो मुझसे साझा करते थे। पिछले दिनों मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में बनारस गया था, और उस बनारस की बैठक हमारी रात को 12:30 पौने 1 बजे तक चली थी। उसके बाद हम लोग जब जाने लगे तो क्रूज में बैठक थी, उसको किनारे आने में 15 मिनट लग रहे थे। तो प्रधानमंत्री जी सबसे आगे खड़े हुए थे, वहीं पीछे हम लोग भी खड़े थे। तो प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने कहा कि अभी मुझे एक कार्यक्रम में और जाना है। तो मैं रात में बहुत असमंजस में पड़ा थोड़ी देर के लिए। मैंने सोचा कि रात में 1 बजे अब कौन सा कार्यक्रम बचा है उनका। तो मैं उनसे एक बार मेरा मन में हुआ कि मैं पूछूं उनसे कि सर आपका कौन सा कार्यक्रम बचा है अभी। तो इतनी देर में वो खुद ही बोल पड़े कि यहाँ बनारस में जो बहुत सारे विकास के काम हैं, प्रोजेक्ट चल रहे हैं,
उन प्रोजेक्टों को मैं देखने जाता हूँ। पहले दिन में जाता था तो लोगों को परेशानी होती थी, जाम लग जाता था, धूल उड़ती थी, लोग जाम में फंसते थे। तो मैंने तय किया है कि मैं सारे काम खत्म करने के बाद, सारे कार्यक्रमों को खत्म करने के बाद रात को मैं सारे उन विकास के कामों को देखने जाता हूँ, उन प्रोजेक्टों को देखने जाता हूँ। अगले दिन हम लोगों ने अखबार में पढ़ा कि प्रधानमंत्री जी ने 3 बजे रात तक उन सारे प्रोजेक्टों का भ्रमण किया है। मैं मुख्यमंत्री बना, नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, मैंने उनको आमंत्रित किया, बाकी मुख्यमंत्रियों को भी आमंत्रित किया, क्योंकि वो 2003 का कार्यक्रम था, पहली बार मैं मुख्यमंत्री बना। भीड़ भी बहुत ज़्यादा था, उत्साह भी था और व्यवस्था भी नहीं हो पा रहा था। और मैंने देखा सामने नरेंद्र मोदी जी एक चेयर में बैठे हुए थे, जहाँ VIP लोग बैठते हैं, उद्धव ठाकरे जैसे वरिष्ठ नेता भी वहाँ पे मौजूद थे। मगर जब कार्यकर्ताओं की भीड़ और अफरा तफरी जब मची तो मैंने देखा कि नरेंद्र मोदी अपनी सीट से उठकर खड़े होकर कार्यकर्ताओं को संभालने का काम करने लगे, उनको व्यवस्थित करने का काम करने लगे। और अंत में मैंने देखा कि सामने बनी हुई दरी में जो कार्यकर्ता बैठे थे, मोदी जी वही दरी में जाके कार्यकर्ताओं के साथ बैठ गए। ये स्वरूप एक आम कार्यकर्ता के साथ कैसे घुल मिल जाए, और संगठन का शिल्पी ये काम कर सकता है, और जिसके अंदर संगठन की भावना है। मुख्यमंत्री के पद में रहते हुए भी एक ऐसे कार्यक्रम में आए थे। भारत सरकार का काम केवल एम्स जैसे हॉस्पिटल बनाना है, ऐसे कोई 100 बेड का या 100 करोड़ की लागत का ऐसे कोई छोटे हॉस्पिटल बनाना, ये काम राज्य सरकारों का होता है, भारत सरकार का नहीं होता। तब मैं एक दिन बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, बहुत ज़्यादा दुखी था। फिर मैंने प्रधानमंत्री जी से समय लिया, मैंने प्रधानमंत्री जी को इस घटना के बारे में बताया, और मैंने कुर्ता पहना हुआ था, मैंने कुर्ते को एक आगे करके झोली की तरह फैलाकर मैंने उनसे कहा कि मेरे यहाँ पे क्षेत्र के लोग केवल उनको इलाज नहीं मिलता इसलिए मर जाते हैं, क्योंकि उनको प्राइवेट हॉस्पिटल जाना पड़ता है, एम्स उनके लिए बहुत ज़्यादा दूर पड़ता है। ये हमारी भारत सरकार की लैंड है और इसका एक प्रपोजल चल रहा है, अगर आप इसको मंजूरी दे दें। उन्होंने एक ही लाइन मेरे से पूछी कि भाई ये हॉस्पिटल बनने से वहाँ पे कितने लोगों को फ़ायदा मिलेगा, तो मैंने बताया 3 से 4 लाख लोगों को फ़ायदा मिलेगा। तो उन्होंने तुरंत ही हेल्थ सेक्रेटरी को फ़ोन किया और 1 महीने के अंदर अंदर कैबिनेट में गया और मेरा वहाँ पे हॉस्पिटल पास हो गया। जनजाति गौरव दिवस में पिछले साल की बात है, 15 नवंबर को, तो हमें लगा कि गुप्ता जी को उनसे मिलवाना चाहिए। तो मैंने उनसे अनुमति चाहिए कि लक्ष्मण गुप्ता जी की उम्र 100 साल हो गई है और उनसे आपको मिलवाना चाहते, तो उनका जरूर मिलूंगा। एग्जीबिशन लगी थी, कार्यक्रम के लिए लगाते हैं, उसके पास ही कुर्सी पे उनको बैठाया था। तो हमें लगा कि ऐसे पूछेंगे चलते चलते क्या हाल है गुप्ता जी। लेकिन जो गुप्ता जी के पास पहुंचे माननीय मोदी जी, तो झुक के उनके चरण छुए। अब ये हम लोगों के लिए एक बड़ी बात थी, प्रधानमंत्री देश के और एक बुजुर्ग कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता उनके चरण छू रहे हैं। ये अपने आप में दिल को छू लेने वाली घटना थी। मोदी जी ने हिमाचल प्रदेश में आकर के आम कार्यकर्ता के साथ जो व्यक्तिगत संबंध बनाए, और उसके साथ साथ जो है वो एक मतलब हेडमास्टर कहा करते थे हम उनको, उन्होंने जो है एक हेडमास्टर की तरह जो है वो संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ जो है काम किया। और 1998 में भारतीय जनता पार्टी जब 2 फाड़ होने की कगार पर थी हिमाचल प्रदेश में, जिसके कारण वीरभद्र सिंह जी ने ये सोचा था कि मैं यहाँ पर 1 साल पहले अगर चुनाव करा लूँ तो फिर से जो है सरकार बन जाएगी, और उन्होंने वही किया। जब लोकसभा के साथ ही 1 साल पहले जो है यहाँ पर चुनाव जो है उन्होंने करा दिया। लेकिन आदरणीय मोदी जी की जो काम करने का तरीका था, उसके कारण 1998 में हिमाचल प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर हर कोई उन्हें बधाई संदेश दे रहा है। साथ ही देश भर में बीजेपी नेताओं द्वारा इस दिन को सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया जा रहा है।
जाहिर है भारत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन हमेशा से ही इसे विकसित देश बनाना रहा है, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ऐसे बड़े और कड़े निर्णय ले रहे हैं, जिसकी वजह से ही भारत की पहचान आज विश्व के पटल पर काफी ऊंची होती जा रही है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर देश आज उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व क्षमता को आपने जान लिया। अब आपको वो रिपोर्ट दिखाएंगे जिसमें कि पीएम मोदी द्वारा लिए गए वो फैसले जिसने अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सरकार की उन योजनाओं को पहुंचाने का काम किया है जो कभी आम जनता से कोसों दूर हुआ करती थी। भले ही पूर्व की सरकारें योजनाएं चलाती रही, लेकिन आज उन योजनाओं का सीधा लाभ ग्रामीणों को मिल रहा है। आखिर बचपन से संघर्ष का जीवन व्यतीत कर रहे नरेंद्र मोदी ने किस तरह से देशवासियों को संघर्ष से निकालने का काम किया है और किस तरह से भारतवासियों का जीवन आसान कर दिया है, देखिए ये खास रिपोर्ट। 26 मई 2014 पहली बार देश के पीएम के तौर पर शपथ लेने से लेकर लगातार तीसरी बार इस पद की जिम्मेदारी संभालने तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जीवन संघर्ष, सादगी और प्रेरणा की मिसाल रहा है। साधारण पृष्ठभूमि से उठकर विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता बनने तक की उनकी यात्रा में कई अनदेखे पल शामिल हैं। दुनिया के सबसे प्रभावशाली राजनेताओं में से एक नरेंद्र मोदी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। राजनेताओं में से एक नरेंद्र मोदी साधारण परिवेश से उठकर देश के प्रधानमंत्री बनने की उनकी यात्रा संघर्ष, कड़ी मेहनत और असाधारण नेतृत्व क्षमता का प्रतीक है, जो उन्हें एक प्रभावशाली नेता बनाती है। वडनगर के एक गुजराती परिवार में जन्मे मोदी ने अपने बचपन में चाय बेचने में अपने पिता की मदद की। मित्रों, मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचता था और बाद में अपना खुद का स्टॉल चलाया। वहीं 8 वर्ष की आयु में ही वे आरएसएस से जुड़ गए और स्नातक होने के बाद उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, जिसके बाद नरेंद्र मोदी ने 2 साल तक भारत भर में यात्रा की और अनेकों धार्मिक केंद्रों का दौरा भी किया। और फिर 1969 या 1970 वे गुजरात लौटे। उसके बाद अहमदाबाद चले गए और फिर 1971 में वे आरएसएस के लिए पूर्णकालिक कार्यकर्ता बन गए। लेकिन 1975 में देश भर में आपातकाल की स्थिति के समय उन्हें कुछ समय के लिए अज्ञातवास करना पड़ा। लेकिन 1985 में वे बीजेपी से जुड़े और 2001 तक पार्टी के भीतर कई पदों पर कार्य किया, जहां से वे धीरे धीरे भाजपा में सचिव के पद पर पहुंच गए। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता का अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए
ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। महज 8 साल की उम्र में ही नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े, चाय बेचकर अपने परिवार की मदद करने से लेकर अध्यात्म की खोज में खुद को तपा, देश की सेवा में ऐसे जुटे कि देश के शीर्ष पद पर, भारत के प्रधानमंत्री पद पर लगातार तीसरी बार काबिज हुए। उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद भाजपा ने ओडिशा से लेकर असम तक पहली बार सरकार बनाई और पिछले 2 कार्यकाल के 10 साल के शासन में पीएम नरेंद्र मोदी ने कई ऐतिहासिक फैसले लेकर दूरदर्शी प्रधानमंत्री की छवि बनाई और पीएम नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल लीडर के रूप में खुद को साबित किया। पीएम मोदी के ये हैं वो 10 फैसले जो भारत के इतिहास में हमेशा याद किए जाएंगे। जनधन योजना, इस योजना के अंतर्गत देश में बिना किसी न्यूनतम राशि के अकाउंट खोले गए, जिनमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। सरकार की PMJDY वेबसाइट के अनुसार अब तक इस योजना के अंतर्गत 53 करोड़ से अधिक बैंक अकाउंट खोले गए। इस एक फैसले ने गरीब से गरीब आदमी के लिए बैंकों के दरवाजे खोल दिए। जनधन योजना के अलावा नमामि गंगे और स्वच्छ भारत अभियान योजनाएं भी काफी सुर्खियां बटोरी। जनधन योजना के तहत देश में 55 करोड़ गरीबों के बैंक खाते खोले गए। जिनको कभी बैंक का दरवाजा देखने का सौभाग्य नहीं मिला था, ऐसे 55 करोड़ लोगों के खाते, ये मोदी को जब से आपने काम करने का अवसर दिया ना, मैं ये काम कर रहा था। 55 करोड़ का जनधन खाता है। उससे आग्रह करूंगा कि वो फिर से अपना KYC जरूर करा ले। नोटबंदी, 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का ऐलान किया था। देश में 500 और 1000 रुपए के नोट के प्रचलन को बाहर कर दिया गया। इसका मुख्य मकसद काले धन पर अंकुश लगाना, बाजार में चल रहे जाली नोटों से छुटकारा पाना और टेरर फंडिंग को रोकना था। अब भारत के दूर दराज के गांवों तक में लोग डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं। पूरी दुनिया इस उपलब्धि से हैरान है। देश को भ्रष्टाचार और काले धन रूपी दिमक से मुक्त कराने के लिए एक और सख्त कदम उठाना जरूरी हो गया है। आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। 500 और 1000 रुपये के पुरानी नोटों के जरिए लेन देन की व्यवस्था आज नहीं होगी। काले धन और जाली नोट के कारोबार में लिप्त देश विरोधी और समाज विरोधी तत्वों के पास मौजूद 500 रुपये, 1000 रुपये के पुराने नोट अब केवल कागज के एक टुकड़े के समान रह जाएंगे। मेक इन इंडिया मोदी सरकार का एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी विचार रहा है। इसका मकसद भारत को विनिर्माण का केंद्र बनाना और विदेशी कंपनियों द्वारा भारत में निवेश की राहों को आसान बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 मई 2014 को मेक इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके तहत सेना के हथियारों से लेकर खिलौने तक निर्माण भारत में शुरू हुआ। फ्रेंड्स, आज दुनिया भारत को मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस के रूप में देख रही है। हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारी जीडीपी का 15% है, लेकिन मेक इन इंडिया के सामने
इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज हैं। हमें भारत में एक रोबस्ट मैन्युफैक्चरिंग बेस बिल्ड करने के लिए पूरी ताकत से काम करना चाहिए, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, स्थानीय स्वराज की संस्थाओं के नियम हो, प्राइवेट पार्टनरशिप हो, कॉरपोरेट हाउस हो। हम सब देश के लिए मिलकर के कैसे काम करें। देश में आज जिसकी जरूरत है, जिसकी आवश्यकता बढ़ रही है, उसमें हमें मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना है। उज्ज्वला योजना। पीएम मोदी 1 मई 2016 को बलिया से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी। इसका मुख्य उद्देश्य बीपीएल परिवार को एलपीजी कनेक्शन मुहैया कराना है। योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को गैस कनेक्शन के लिए पैसे नहीं दिए जाते, बल्कि सरकार गैस कंपनी को 1600 रुपए देती है। इसके तहत लाभार्थियों को सिलेंडर, रेगुलेटर, सुरक्षा नली और डीजीसीसी पुस्तिका दी जाती है। कि माँ खाना परोस रही हो, लेकिन हम माँ को देख नहीं पाते थे। ऐसे धुएं में बचपन में खाना खाते थे, और इसलिए मैं उन माताओं की पीड़ा को, उन बच्चों की पीड़ा को भली भांति अनुभव करके आया हूं, उस पीड़ा को जी करके आया हूं। और इसलिए मुझे मेरी इन गरीब माताओं को इस कष्टदायक जिंदगी से मुक्ति दिलानी है, और इसलिए 5 करोड़ परिवारों में रसोई गैस देने का हमने उपक्रम किया है। भाइयों बहनों, आज लकड़ी के कारण जो खर्चा होता है, इस रसोई गैस से खर्चा भी कम होने वाला है। आज उसकी तबीयत कोई बर्बादी होती है, उसकी तबीयत भी ठीक रहेगी। आज लकड़ी लाना, चूल्हा जलाने में टाइम जाता है, उस गरीब मां का टाइम भी बच जाएगा। उसको अगर मजदूरी करनी है, सब्जी बेचनी है, तो वो आराम से कर सकती है। भाइयों बहनों, हमारी कोशिश ये है, और इतना ही नहीं, ये जो गैस की सब्सिडी दी जाएगी, वो भी उन महिलाओं के नाम दी जाएगी। उनका जो प्रधानमंत्री जन धन अकाउंट है, उसी में सब्सिडी जमा होगी, ताकि वो पैसे किसी और के हाथ न लग जाए, उस मां के हाथ में ही पैसे लग जाए, ये भी व्यवस्था करें। सर्जिकल स्ट्राइक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वपूर्ण फैसलों में 2016 का सर्जिकल स्ट्राइक शामिल है। इसके तहत भारतीय सेना ने 28-29 सितंबर 2016 में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। 18 सितंबर 2016 में कश्मीर के उरी में हुए आतंकी हमले के जवाबी कार्रवाई थी। सर्जिकल स्ट्राइक की सफलता का आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय सेना ने बिना कैजुअलिटी के 38 से अधिक आतंकियों को मार गिराया था। साल 2016 में आज की रात, 28 सितंबर की रात, सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। भारत ने दुनिया को बता दिया था, ये नया भारत है, ये घर में घुसकर मारता है। एक वो दिन था, और एक आज का दिन है। आतंक के आकाओं को पता है, अगर कुछ भी हिमाकत की, तो मोदी पाताल में भी उन्हें खोज निकालेगा। जीएसटी। मोदी सरकार के प्रमुख फैसलों में जीएसटी को लागू करना शामिल है। मोदी कैबिनेट ने 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया। इसके अंतर्गत 4 जीएसटी स्लैब 5%, 12%, 18% और 28% को इंट्रोड्यूस किया गया। पीएम की एक और महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत योजना भी उनके महत्वपूर्ण फैसलों में शामिल है।
टेक्सटाइल हो, हैंडीक्राफ्ट हो, लेदर हो, इसमें काम करने वाले साथी, इस बिजनेस से जुड़े साथियों को बड़ी मदद मिली है कि इससे भारत की शानदार अर्थव्यवस्था में पंचरत्न जुड़े हैं। पहला, टैक्स सिस्टम कहीं अधिक सिंपल हुआ। दूसरा, भारत के नागरिकों की क्वालिटी ऑफ लाइफ और बढ़ेगी। तीसरा, कंजम्पशन और ग्रोथ दोनों को नया बूस्टर मिलेगा। और चौथा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से निवेश और नौकरी को बल मिलेगा। और पांचवा, विकसित भारत के लिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी राज्यों और केंद्र की साझेदारी और मजबूत होगी। आर्टिकल 370 और 35 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में साहसिक फैसला लेते हुए 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35A द्वारा राज्य को दिए विशेष दर्जे को हटा दिया। नई सरकार बनने के बाद 70 दिन के भीतर आर्टिकल 370 और 35A को हटाने का काम भारत की दोनों सदनों ने, राज्यसभा और लोकसभा ने 2/3 बहुमत से पारित कर दिया। आर्टिकल 370 के कारण, 35A के कारण कुछ रुकावटें भी आई। आज लाल किले से जब मैं देश को संबोधित कर रहा हूं, पता नहीं कह सकता है वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन। CAA कई सालों से भारत के एजेंडे में लगे CAA को लेकर मोदी सरकार नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लाई। इसका मुख्य मकसद पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम धर्मों के लोगों भारतीय नागरिकता देना है और ये विशेष रूप से उन कुछ व्यक्तियों के लिए है जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश कर चुके हैं। जो शरणार्थी बनकर के लंबे अरसे से हमारे देश में रह रहे हैं, ये वो लोग हैं जो धर्म के आधार पर हुए भारत के बंटवारे का शिकार हुए थे। और इंडी गठबंधन वालों ने इनके साथ क्या किया? इन्होंने CAA के नाम पर ऐसा झूठ का पहाड़ खड़ा कर दिया, ऐसा झूठ चलाया, सपा कांग्रेस जैसे दलों ने। गुजरात के भुज में 2001 में आए भूकंप के बाद गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल के असफल स्वास्थ्य और खराब सार्वजनिक छवि के कारण नरेंद्र मोदी को 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किया गया था और फिर नरेंद्र मोदी शीघ्र ही विधायी विधानसभा के लिए चुने गए। हालांकि 2002 के गुजरात दंगों में उनके प्रशासन को कठोर माना गया और फिर इस समय उनके संचालन की आलोचना भी हुई, लेकिन गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी की नीतियों को आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए श्रेय दिया गया और यही वजह रही कि गुजरात राज्य के 14वें मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी को उनके अच्छे कामों के कारण गुजरात की जनता ने लगातार 4 बार 2001 से 2014 तक गुजरात का मुख्यमंत्री चुना। गुजरात विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त नरेंद्र मोदी विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं और वर्तमान समय में देश के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक है। उनके नेतृत्व में भारत की प्रमुख विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने साल 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ा और 282 सीटें जीतकर अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की। वहीं एक सांसद के रूप में उन्होंने उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक नगरी वाराणसी एवं अपने गृह राज्य गुजरात के वडोदरा संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ा और दोनों जगह से जीत दर्ज की। उनके राज में भारत का प्रत्येक विदेशी निवेश एवं बुनियादी सुविधाओं पर खर्च तेजी से बढ़ा। उन्होंने अफसरशाही में कई सुधार किए और योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग का गठन किया। फिर इसके बाद वर्ष 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने उनके नेतृत्व में दोबारा चुनाव लड़ा और इस बार पहले से भी ज्यादा बड़ी जीत हासिल हुई। पार्टी ने कुल 303 सीटों पर जीत हासिल की। भाजपा के समर्थक दलों यानी राजद को कुल 352 सीटें प्राप्त हुई। 30 मई 2019 को शपथ ग्रहण कर नरेंद्र मोदी लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बने
और फिर 2024 में हुए लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। पीएम मोदी की इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत।